डॉक्टर हम लोग दो पैरामीटर्स देखते हैं। नंबर वन पैरामीटर हम लोग ये देखते हैं कि पेशेंट की कंप्लेंट्स क्या है। जो पेशेंट कंटिन्यूअस नी में पेन कंप्लेन करते हैं, इतना कि उनकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग इफेक्ट होने लगे। सेकंड होता है कि ओरिजिन ऑफ पेन कहाँ होता है। और थर्ड कंफर्मेटरी टेस्ट होता है इन्वेस्टिगेशंस, जो सबसे कॉमन होता है एक्सरेज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ शुक्ला है। मैं डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ मेदांता लखनऊ में। और हमारे साथ आज गेस्ट हैं मिस्टर प्रभास जायसवाल। नमस्कार एंड वेलकम टू द स्टूडियो। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। डॉक्टर प्रभास जायसवाल, इनका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ही रिच है कॉर्पोरेट लाइफ में, और हैज़ बीन वर्किंग फॉर अबाउट 25 years in corporate with all the big wigs, just you name it and he has worked. लेकिन आफ्टर कोविड इनके वर्ड में एनलाइटमेंट आया और उनको समझ में आया कि देयर इज़ मच मोर देन द कॉर्पोरेट लाइफ। तो इन्होंने जो है अपना जो है वर्क सडनली कॉर्पोरेट लाइफ से उन्होंने जो है सोशल सर्विस में शिफ्ट कर गए। और जो सोशल सर्विस करते हैं वो बहुत ही एक्सक्लूसिव है। इनका काम है या इनका पेशा कह लीजिए या इनका वर्क पैशन कुछ भी कह लीजिए, वो है कि वैक्सीनेशन ऑफ यंग फीमेल्स टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। बिल्कुल। अभी तक ये 4000 प्लस जो हैं फीमेल्स को जो है वैक्सीन कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि इन्होंने 4000 प्लस फीमेल्स में ये इंश्योर कर लिया कि दे डोंट हैव टू सफ़र विद कैंसर। वेरी what a noble idea and what a noble work, मिस्टर जायसवाल। मेरे साथ ये आज आए हैं, एक हम लोग एक ब्रीफ टॉक कर रहे हैं कि इनका एक्सपीरियंस, इनके जो मन में जिज्ञासा है कि एक्चुअली नी रिप्लेसमेंट और नी पेन के में जो नी रिप्लेसमेंट होता है वो होता क्या है और क्या क्या हम लोग ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं पोस्ट रिप्लेसमेंट, या क्या नहीं कर सकते हैं। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि हमें कब पता चलता है कि हमें नी सर्जरी करवानी या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी चाहिए। पेशेंट का जो मैंने देखा है, हम लोग के एज अ डॉक्टर हम लोग दो पैरामीटर्स देखते हैं। नंबर वन पैरामीटर हम लोग ये देखते हैं कि पेशेंट की कंप्लेंट्स क्या है। जो पेशेंट कंटिन्यूअस नी में पेन कंप्लेन करते हैं, इतना कि उनकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग इफेक्ट होने लगे। जैसे कोई पेशेंट अगर 3-4 किलोमीटर चल रहा है, लेकिन 6 महीने में उसने देखा है कि उसकी ग्रेजुअली उसका जो है वॉकिंग जो है वो धीमे धीमे घट के 2 या 3 किलोमीटर रह जाए या 1 या 2 किलोमीटर रह जाए। सेकंड होता है कि ओरिजिन ऑफ पेन कहाँ होता है। अगर वो पेन फ्रंट ऑफ द नी से आए rather than from the back of the leg, then it is very certain that it is coming from the knee. और थर्ड कंफर्मेटरी टेस्ट होता है इन्वेस्टिगेशंस, जो सबसे कॉमन होता है एक्सरेज। तो अगर पेशेंट के कंप्लेंट्स और अगर एक्सरेज अगर मैच कर रहे हैं, इट इज देन वी डिसाइड दैट दिस पेशेंट विल बेनिफिट फ्रॉम अ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई कि उसको ये मालूम चल जाता है कि अब हमें क्या करना है। जी जी। लेकिन ये बताइए, क्या ये सर्जरी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी पेनफुल है? लेकिन मेरे इसके दो पार्ट हैं जी। पहला पार्ट ये है कि जब हम ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या उसको कितने पेन से गो थ्रू करना पड़ता है, और पोस्ट ऑपरेटिव क्या वो पेन बरकरार रहता है या उसको कैसे मैनेज कर रहा है? ये सवाल असल में बहुत कॉमन है एक्चुअली, क्योंकि हम लोग डे बाई डे देखते हैं और बहुत सारे जो इनोवेशंस हुए हैं अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी कैसे नी रिप्लेसमेंट करते हैं। जो सेकंड बिगेस्ट इनोवेशन हुआ है कि कैसे पेशेंट के पोस्ट ऑपरेटिव पेन को कम कर सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या इमीडिएटली पोस्ट सर्जरी पेनफुल होता है। ये कहना गलत होगा, झूठ होगा कि कोई भी सर्जरी पेनफुल नहीं होता। तो हाँ, पेनफुल होता है, लेकिन आजकल जो हम लोग देखते हैं कि पेन अगर 10 एक्सट्रीम पेन है और 0 नो पेन है,
तो नी रिप्लेसमेंट, इमीडिएट नी रिप्लेसमेंट पेन जो होता है बिटवीन 3 and 4 लाई करता है। ओह, that's good. और उसका कारण ये है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ आईवी मेडिकेशंस पे डिपेंड नहीं करते। Okay. हम लोग टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम लोग उन नर्व्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो पेन क्रिएट करते हैं ऑपरेशन के बाद, और हम उनको नम करते हैं। हम लोग पैच भी देते हैं स्किन में लगाने के लिए ताकि पेन और कम हो। सिंपल तरीके होते हैं कि हम लोग आइस लगाते हैं खूब सारा, उससे भी पेन कम होता है। और सरप्राइजिंगली जो पेशेंट्स जल्दी मोबाइल होते हैं उनका पेन और कम हो जाता है। Okay. तो इस अप्रोच को हम लोग कहते हैं मल्टी मोडल एनाल्जेसिया पोस्ट ऑपरेटिव। Okay. मल्टी मीन्स मैनी, मोडल मीन्स वेरियस वेज, और एनाल्जेसिया मतलब पेन कंट्रोल। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया कि हम लोग जो है कि इमीडिएट पेन कंट्रोल कैसा होता है। जब पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर जाता है तो बहुत रैपिड रिकवरी होती है, उसको घर का एनवायरनमेंट मिलता है, हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट भेजते हैं। कुछ एसेट्स होते हैं जैसे स्टेशनरी साइकिलिंग, वॉकिंग, एज कम्पेयर टू द पास्ट हम लोग बहुत जल्दी ऑन करा देते हैं। हमारे पेशेंट्स 3-4 घंटे पोस्ट ऑपरेटिव के बाद ही चलने लगते हैं। Okay. ऑल्दो वॉकर से चलते हैं, फिर स्टिक से, फिर इंडिपेंडेंट। लगभग 3 वीक्स में जो है हमारा पेशेंट जो है एक रीजनेबली, दोनों घुटने जो कराए हुए हैं, एक रीजनेबली विदाउट सपोर्ट मेरे ओपीडी में आता है। जो 3 कंप्लेंट रहती हैं मेजरली पोस्ट ऑपरेटिवली, वो रहती हैं नंबर 1 स्वेलिंग, Okay. नंबर 2 स्टिफनेस, और स्टिफनेस इज डिफरेंट फ्रॉम पेन। पेन हम तब कहते हैं जो वॉकिंग होती है, स्टिफनेस वो होती है जिसमें आदमी वॉक करने के बाद काफ़ी लंबे समय तक अगर बैठा रहे और तब जब उठे तो उसको हम स्टिफनेस कहते हैं। और तीसरा कभी कभी जो है उसको जो है नम या बर्निंग सेंसेशन कभी कभी आपके लेग में लगता है। लेकिन अगर हम उसको अगर रेट करें तो उसकी जो रेटिंग है वो 10 में 1 या 2 ही रहती है। मतलब मैनेजेबल है। हाँ, मतलब पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी। पेशेंट्स आते हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि पेशेंट्स खुश होते हैं कि जो पहले जो वॉक नहीं कर पाते थे और जो उनके पास जो एक डर था कि पेन की वजह से हम सर्जरी नहीं कराते, अब वो चीज़ जो है बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट्स ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी हम लोग इतने सीवियर पेन अब देखते नहीं हैं। अच्छा, ये बताइए कि हो गई नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गई, तब कितना टाइम लगता है उसको रिकवर होने में पेशेंट को? ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये मतलब वो है। मेरे पास एक प्लास्टिक सर्जन थे जो 7वें दिन ही अपनी प्लास्टिक सर्जरी करने लग गए थे। अच्छा। हाँ। ओके। और मेरे पास एक दूसरे सेट्स ऑफ पेशेंट थे जो 6 महीने बाद भी जो है हल्की बहुत कंप्लेन कर रहे थे। दोनों के में डिफरेंस ये होता है कि एक पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली अपने रिहैबिलिटेशन में ओके। कितना टाइम जो है स्पेंड कर रहा है। ओके। कोई भी ऑपरेशन होता है उसके 2 जो हैं मेजर डिसीजन मेकर्स होते हैं। नंबर 1 इज द पेशेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, एंड नंबर 2 इज द पेशेंट्स रिलेटिव, ओके। सन और डॉटर। ओके। ये मैंने देखा है कि अगर सन और डॉटर ड्राइव करते हैं किसी पेशेंट को सर्जरी कराने के लिए और पेशेंट खुद नहीं करता है, देन ऑफन द पेशेंट कीप्स ऑन कंप्लेनिंग ऑफ पेन। क्योंकि ये इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है कि सर्जन का काम जो होता है वो 50% होता है, पोस्ट ऑपरेटिवली एक्सरसाइज करना होता है, वो पेशेंट का काम होता है। ये आपने बिल्कुल ठीक बात बताई, क्योंकि मेरे जीजा जी भी उन्होंने करवाया और उन्होंने वो नहीं कराया, फिजियोथेरेपी नहीं कराया, अब बोले रेस्ट लेने से हो जाएगा। देन ही हैड टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। मैंने ये अक्सर देखा है, क्योंकि अच्छा इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर ये जो लोग होते हैं वो एल्डरली होते हैं, तो एज अ फैमिली अगर मैं सन हूँ तो आई कैन स्पेंड मनी, ठीक है, और मैं ऑपरेशन करा भी शायद इसलिए रहा हूँ ताकि मेरी मदर और फादर मेरे क्रिब ना करें कि मुझे पेन हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैं दिन भर घर में नहीं रहूँगा। जो आदमी रिहैबिलिटेट करने के मोड में होता है उसको ना केवल एक टीचर की ज़रूरत होती है जो हेल्प करे, लेकिन उसको एक दोस्त की ज़रूरत भी होती है। तो फिजियोथेरेपिस्ट, अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट becomes a family member not because he teaches good physiotherapy, but he listens to the complaints. हाँ, करेक्ट।
अच्छा ये बताइए, जो हमने नी रिप्लेस करा लिया, अब ये कितने साल चलेगी? पहले जो है, जो इम्प्लांट की क्वालिटी थी वो पुअर थी। अच्छा। मतलब आजकल लेकिन जो इम्प्लांट है वो 18 से 20 साल, इट इज़ गुड इनफ। और उसमें भी 20 साल बाद 10 में कोई 2 ही इम्प्लांट खराब होते हैं, 10 में 8 कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने में तो लगभग 30-35 साल तक जो है, नी तो लगभग 20 साल 25 साल हम कोट करते हैं। रोबोटिक्स की वजह से चूंकि कट्स ज़्यादा एक्यूरेट लगते हैं, प्लानिंग ज़्यादा एक्यूरेट होती है, नी ज़्यादा बैलेंस्ड होता है, तो हम लोग 5-6 साल इसमें और ऐड कर देते हैं। तो आई प्रिज्यूम कि अगर आप रोबोटिक सर्जरी कराते हैं तो आप 5-6 साल आप अपने इम्प्लांट में और डाल रहे हैं। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी जो होती है उसमें कहा जाता है कि आजकल के जो इम्प्लांट है वो 30-35 साल तक भी चल सकते हैं। तब तो फिर ठीक है, तब तो मतलब ऑलमोस्ट इंटायर लाइफ स्पैन कवर हो जाता है। अब ये बताइए कि हो गया नी रिप्लेसमेंट, हो गया, उसको आ गया करके पेशेंट आ गए परिवार के साथ, अब ये बताइए कि वो अपनी दैनिक दिनचर्या पे वापस, मतलब उसको आने में कोई तकलीफ तो नहीं होती? अब उसको कौन सी टॉयलेट सीट इस्तेमाल करनी चाहिए? क्या वो सीढ़ी अब क्लाइंब कर पाए? मतलब हो गया उसका ऑपरेशन, क्या वो सीढ़ी क्लाइंब कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ये एक माइंड में क्वेश्चन रहता है। तो क्या ये हाँ, ये हो सकता है। अगेन इट गोज बैक टू कि जो पेशेंट है वो उसने कितनी फिजियोथेरेपी करे। तो आजकल एक नया कंसेप्ट आया है जिसको हम लोग प्री रिहैब कहते हैं। ये बताइए, जो आपने 2-3 शब्द और बोले कि न्यू टेक्नोलॉजी के वजह से आपने ये बताया, तो क्या रोबोटिक और कन्वेंशनल, और आपने एक और नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया वेयर यू डू नॉट कट दी मसल मास, तो इनमें 3 में से बेटर क्या है? कि कन्वेंशनल में जाएं, कि रोबोटिक्स में जाएं, कि आप वाली टेक्नोलॉजी में जाएं, कि किस में प्रिसीजन या किस में अच्छा महसूस होता है पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, ऐसा है कि आई फील दैट जो पेशेंट आजकल जो आ रहे हैं वो उनको ऐसे सर्जन के पास जाना चाहिए जिनको कन्वेंशनल का भी अच्छा एक्सपीरियंस हो, और वो धीमे धीमे या अपने हिसाब से आप रोबोटिक्स को भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। 2024 तक मैं हार्डकोर कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट सर्जन था। आज की स्टेज में अबाउट 95 to 97% ऑफ माई नी आर रोबोटिक सर्जरीज। That's great. And as a surgeon you feel that you are providing more accuracy by robotic surgery. एक और क्वेश्चन है, क्योंकि ये पर्सनल क्वेश्चन है, इसलिए आ गया है क्योंकि मेरे घर में ये सिचुएशन है कि क्या ओल्डर एडल्ट्स, जैसे अब वो उन्होंने पहले अवॉइड कर दिया, अब वो 75 के होते हैं, अब क्या वो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए जा सकती हैं या नहीं? क्योंकि बहुत मुश्किल है, वो ऐसे ऐसे लंगड़ा के इस तरीके से चल रही हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी ब्रीफ भी किया, बट शी हैज़ अ क्वेश्चन इन हर माइंड कि क्या करूं, मतलब ऑलमोस्ट 75 ईयर्स हो गई है, कम से कम अभी चल तो रहा है, क्या करना चाहिए? आपने सवाल पूछा और इंसिडेंट सरप्राइज की जो है कि मैं अभी आपसे जब मिलने आया उसके पहले मैं नीचे था, एक वेटनरी सर्जन है जिनका मैंने अभी सर्जरी करके आ रहा हूँ, जो वे किए 120 kgs एंड ही इज 78 ईयर्स ऑफ एज। अच्छा, तो आंसर तो वैसे मिल गया मुझे, लेकिन ठीक है, 70 एज इज नॉट अ क्राइटेरिया। ओके। हाँ, वेदांता या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जो मैंने ट्रेंड कल्चर देखा है कि जनरली जो है, जो एवरेज एज है यहाँ पेशेंट्स का रिप्लेसमेंट का, वो 70 ईयर्स प्लस है। So that means it is safe. Yes, but again it falls back to कि पेशेंट की कोमॉर्बिड कंडीशन क्या है। अगर पेशेंट कोमॉर्बिड अगर है तो पहले हम लोग को, और पेशेंट अगर अवेयर है कि इट्स वॉल, आप किसी भी सर्जन के पास जाओगे और कोई भी चीज़ ऑफर करेगा, हमेशा पेशेंट अच्छे के लिए जाएगा। हाँ, करेक्ट। लेकिन लाइक एनी अदर वर्क, ठीक है, इसमें 95 to 97% अच्छा हो सकता है, या 2 या 3% कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करने का तरीका ये है कि आप पेशेंट को ऑप्टिमाइज करें। तो ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या है? हम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, अगर किडनी की प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व करें, कहीं इन्फेक्शन है हम उसको ट्रीट करें, हम डायबिटीज़ को ट्रीट करें, हम उसके हार्ट को चेक करें, हम उसकी मोबिलिटी देखें, हम उसके अंदर फिजियोथेरेपी ऐड करें,
और जब ये सब चीज़ जब ऑप्टिमाइज हो जाए और फेवरेबल लगने लगे, तब हम जो हैं, हम पेशेंट को जो है अग्री करते हैं नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट। परफेक्ट आंसर। मतलब ये आई डोंट नो, इट वाज अ मिथ एंड विद मी, लेकिन जो जवाब आपने दिया ना वो कहीं से कहीं मुझे मेरे से मैच कर जाता और डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस एंड वेरी ऑनेस्ट। आपने बहुत सच्चाई के साथ जवाब दिया है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे जितने भी मिथ्स थे वो सारे दूर हुए। इनफैक्ट मैं अब जब भी पेशेंट को मिलूंगा या किससे भी अपने रिश्तेदार को मिलूंगा, बोले प्लीज़ आप यहीं आइए, इसको पहले करा लीजिए, आप फ्री हो जाएंगे आप पेन से। और मेरा ऑब्जेक्टिव जो मैं कर रहा था आगे, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मैं सर्वाइकल कैंसर के लिए मैं और मेरी वाइफ बहुत पैशनेटली इसको ड्राइव करते हैं बेटियों के लिए। और मैं अगला टारगेट जो हम लोग है, यूजुअली हम कोशिश करते हैं कि हम 100 किड्स पर मंथ को हम वैक्सीनेट करें, और हम सिर्फ वैक्सीनेशन ड्राइव करते हैं और इससे बहुत लोगों को फ़ायदा मिला है। हम अभी तक 4000 बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन दे चुके हैं। थैंक यू जसवाल साहब फॉर योर नोबल एंडेवर। आई विश यू सक्सेस, ताकि बहुत ज़्यादा लोग आपके वर्क से जो हैं प्रेरित भी हों और उनको फ़ायदा भी हो। थैंक यू सो मच, डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच।